वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन का ही एक एप्लीकेशन है। पीछे अभी तक हमने क्या क्या किया, बॉक्स वाले सिस्टम में 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन किया। फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ा। फिर हमने रिजिड रोटेटर के लिए पढ़ा। तो 3 सिस्टम हम अभी पढ़ चुके हैं। ये 4th सिस्टम है जो हम क्वांटम में जिसकी हम स्टडी करते हैं, वो क्या है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। सो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हमारा सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारी इंटर इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स भी बढ़ने लगती है। और इंटर जिनमें के आपका क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है। फिर हम ऐसे एटम्स के लिए जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके उनसे वेव फंक्शन को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। फिर हमें वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है, लाइक परटर्बेशन मेथड, वेरिएशन प्रिंसिपल वगैरह, उसका यूज़ करके तब हम श्रोडिंगर। तो सबसे सिंपलेस्ट जो आपका सिस्टम है इसमें एटम्स के, वो कौन सा आपका हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एटम्स। इट इज ए 3-dimensional सिस्टम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द सिस्टम इज, हमने पीछे ही पढ़ा था श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा क्या आती है, H = E आती है। H इसमें क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, या इसको हम एनर्जी का ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, E क्या मिला आपको, ये पूरी इक्वेशन तो हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। ऑपरेटर H ने फंक्शन साई को ऑपरेट किया, फंक्शन वापस मिल गया, उसके साथ एक वैल्यू मिला, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू। तो एनर्जी का ऑपरेटर फंक्शन साई को ऑपरेट करता है और एनर्जी की वैल्यू देता है, ये एनर्जी की वैल्यू इसकी आइगन वैल्यू भी कहलाती है। तो H क्या है हमारा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हमने पीछे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में इसको डिस्कस किया हुआ है। H का वैल्यू आता है माइनस का H कट स्क्वायर, कुछ इसको H क्रॉस स्क्वायर बोलते हैं, कुछ इसको H डायरेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है वो बोल सकते हो। माइनस H कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस ये तो हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इसमें ये वाला पार्ट होता है इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। दोनों को मिलाकर हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर H कहलाता है। ठीक है, इस डेल स्क्वायर को हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, और इस डेल स्क्वायर का जो वैल्यू आता है लैप्लेशियन ऑपरेटर का, वो होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे वहाँ पर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर भी चार्ज होता है, इसके ऊपर भी। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाली हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है Q1 Q2। पहले पॉइंट चार्ज का चार्ज Q1, दूसरे पॉइंट चार्ज का चार्ज Q2। तो Q1 का वैल्यू जब हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो Q1 का वैल्यू, तो सपोज को एक पहला हमने इलेक्ट्रॉन लिया, Q1 का वैल्यू आएगा माइनस का E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस E। और दूसरा जो Q2 होगा, Q2 का वैल्यू आएगा प्रोटॉन की वजह से, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उसके अकॉर्डिंग प्लस ZE। तो जब हम Q1 Q2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, Q1 इंटू Q2 से माइनस ZE² मिलेगा। और नीचे क्या होता है हमारा, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है V, उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R। R क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है। एटम का केस में वो डिस्टेंस क्या होता है, उसकी रेडियस कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में घूम रहा है और वह उसकी न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, R। तो यहाँ पे VR का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 से हमको मिलेगा माइनस के ZE² अपॉन 4πε0। ε0 वैक्यूम परमिटिविटी कहलाता है, R डिस्टेंस किसका, इलेक्ट्रॉन का, कहाँ से, न्यूक्लियस से। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, तो V का वैल्यू जो है, Z एक फिक्स नंबर है, चार्ज भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है। ठीक है, ε0 R पर डिपेंड करता है V का वैल्यू, इसीलिए हमने V को V इज ए फंक्शन ऑफ R, VR बोला है। ठीक है, इसको इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, R की वैल्यू पर डिपेंड करता है।
इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्स वाई। जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा होता है तो उसमें हम उसको वेरिएबल एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, बल्कि जब रोटेशन हो रहा है तब तो हमारे या तो इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s में, 2s में, 3s में, 4s में, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेडियस आर चेंज होता है। तो एक तो वेरिएबल हमारा आर आएगा, रेडियस आर। दूसरा, जब वो मूव कर रहा है तो तब उसका क्या है, एंगल भी चेंज हो रहा है रोटेशन के दौरान। दूसरा, फेज भी चेंज होता है, वेव की फॉर्म में वो आपका ऐसे चलता है, तो वहाँ पे फाई का वैल्यू भी। तो हम इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पर वेरिएबल आर थीटा फाई, जिनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, वो यूज करते हैं। तो इसलिए देखो हमने लिखा इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई रादर देन, बजाय किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन आता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, रिलेट्स टू एज फॉलोज। उनका ये रिलेशन होता है, एक्स का वैल्यू होता है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड का वैल्यू आर कोस थीटा। इन तीनों का यूज करके जो हमारी जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन थी हमारी, कौन सी थी, डी स्क्वायर अपॉन या डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये हमने जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था वहाँ पे किया था। तो जनरल एक्सप्रेशन वो था, उसमें हम एक्स वाई जेड का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम एक नई फॉर्म कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम की आएगी अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी जो एक्स वाई जेड इन तीनों का वैल्यू लिखा था, उसकी हेल्प से हम जो जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन होती है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये थी हमारी जनरल इक्वेशन। उसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अभी पीछे जो हमने तीन रिलेशन लिखे थे, एक्स का, वाई का और जेड का, आर थीटा फाई की फॉर्म में, तो इससे हमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन मिलती है वो ये आती है। द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट बिकम्स 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल साई बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 2m था, पर यहाँ पर तो मास हमारा क्या है, दो अलग अलग है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। प्रोटॉन मीन्स आपका क्या, जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज जो है उसके अकॉर्डिंग, तो न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। तो जब भी हमारे पास दो मास यूज होते हैं सिस्टम में, तब हम वहाँ पर क्या m की जगह क्या यूज करते हैं, रिड्यूस्ड मास मी यूज करते हैं। तो हमने 2m आना था यहाँ पर, 2m की जगह हमने 2 म्यू कर दिया अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी की वैल्यू हमने अभी निकाला था पीछे, v का वैल्यू आया था माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो माइनस वहाँ से था और e माइनस वी का एक्सप्रेशन होता है, तो माइनस वहाँ से आया, माइनस यहाँ पे है होता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ e प्लस कर दिया, e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये ऐसे होता है जी, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। इतना पार्ट जो आता है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन में जनरल में, वो ये आता है। तो 2m की जगह 2 म्यू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो मास यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का भी हो रहा है, न्यूक्लियस का भी हो रहा है। एच कट स्क्वायर ई माइनस वी का वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ा था, वी था हमारा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो उसका वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा v का वैल्यूज, तो ये प्लस में बन गया, माइनस साइन यहाँ से आ गया, माइनस यहाँ से आ गया, प्लस हो गया। जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू साई इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वजह से, दो मास है। तो ऐसे केसेस में अगर एक के मास को हम इलेक्ट्रॉन के मास को सपोज करो m1 मान लिया, न्यूक्लियस के मास को m2 मान लिया, तो तब म्यू का वैल्यू जो आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है, द अबव इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड। अभी यहाँ पर तीन वेरिएबल है
और जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहला काम उसमें होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को, क्योंकि जो एक इक्वेशन आएगा उससे वेव फंक्शन आएगा और वेव फंक्शन हमारा एक वेरिएबल के फॉर्म में एक आएगा, दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दूसरा वेव फंक्शन आएगा और तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में तीसरा वेव फंक्शन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कुछ एक मेथड होता है, उसकी हेल्प लेकर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे हमको साई आर थीटा फाई ये मिलता है, आर आर थीटा थीटा फाई फाई। ये वाला पार्ट रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन कहलाता है, जिसकी वैल्यू सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। ये वाला पार्ट एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, ये भी एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, इन दोनों को हम स्फेरिकल हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू, इस वाले पार्ट का वैल्यू थीटा पर डिपेंड करता है और इस वाले पार्ट का वैल्यू हमारा फाई पर डिपेंड करता है। और वेव फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। तो तीनों वेरिएबल की फॉर्म में जो तीन इक्वेशंस आएंगी उससे तीन वेव फंक्शन आएंगे। तीन वेव फंक्शन में हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक आर की फॉर्म में, दूसरा थीटा की फॉर्म में और तीसरा फाई की फॉर्म में। तीनों की मल्टीप्लाई करके हम टोटल वेव फंक्शन साई फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, आर आर इज द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ आर पर डिपेंड कर, विच इज द फंक्शन ऑफ आर ओनली। जबकि थीटा किस पर डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यूज पर। फाई फाई किस पर डिपेंड करेगा, फेज पर। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, या हम इसको स्फेरिकल हार्मोनिक भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो अभी हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई, उससे हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में जो हमारी पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन थी हाइड्रोजन एटम की, उसमें उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे हमें ये वाला वैल्यू मिलता है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट एन इक्वेशन विच कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 इक्वेशन। उसकी हेल्प से फिर हम 3 इक्वेशन लेके आएंगे, तीन वेरिएबल की फॉर्म में। तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये क्या होगा आपका, 3 इक्वेशन में पहला वेरिएबल आर की फॉर्म में, दूसरा वेरिएबल थीटा की फॉर्म में और तीसरा वेरिएबल फाई की फॉर्म में। तो आर की फॉर्म में क्या आएगा, उसी इक्वेशन से हमको 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर क्या है आपका रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, माइनस बीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये भी क्या है रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर E प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है आपका रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। थीटा के फॉर्म में 1/sin थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ थीटा। ये वाला थीटा क्या है, ये वाला थीटा हमारा एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन के 2 पार्ट थे ना हमारे, एक थीटा वाला पार्ट था, एक फाई वाला पार्ट था। तो ये थीटा वाला पार्ट है हमारा एंगुलर पार्ट का, माइनस एम स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू थीटा इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। फाई की फॉर्म में जो तीसरी इक्वेशन आएगी, 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन देगा आपका जो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल जो श्रोडिंगर इक्वेशन था उसको सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके 3 इक्वेशन मिलता है। पहला आर की फॉर्म में, दूसरा थीटा की फॉर्म में और तीसरा फाई की फॉर्म में। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। यहाँ पर एम और बीटा ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, और ये जो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 आया, ये तीनों इक्वेशंस हमारी जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसी के ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं। दसो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि ये उसी से डेराइव होके आई है। ठीक है, अब हम इनके तीनों के जो सॉल्यूशन आएगा वो देखते हैं। पहले का सॉल्यूशन आएगा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन आर एन एल, जो कि एन और एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। दूसरा वाला थीटा एम, वो एम पर डिपेंड करता है। और तीसरा वाला फाई एम फाई, वो आपका फाई पर डिपेंड, जो आपका तीसरा वाला पार्ट है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, एम की वैल्यूज पर। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा एल की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे क्या इनका सॉल्यूशंस क्या आएगा। ओके, तो इस तरह से अब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में भी आपके वो जितने हमारे पार्ट्स होते हैं उतने ही हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे हमारे 3 आपके रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट के भी 2 थे, तो इतने ही हमारे 3 सॉल्यूशंस आएंगे। तो रेडियल पार्ट का जो हमको नॉर्मलाइज सॉल्यूशन मिलता है वो ये आता है आर एन एल फंक्शन ऑफ आर। ये क्या है रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट का वैल्यू एन और एल पर डिपेंड करता है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका जो वैल्यू आता है वो ये आता है माइनस ब्रैकेट
n माइनस एल माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n n प्लस एल फैक्टोरियल होल क्यूब होल रेज़ टू द पावर 1/2 टू z क्या होता है कि तुमने जो हाइड्रोजन लिया है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लिया है उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है, तो z का वैल्यू हम वो रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लिया है जैसे हीलियम 1+ या Li2+ जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है पर z का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 3 4 ऐसा कुछ हो, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। उसके लिए z का वैल्यू आपका डिफरेंट आएगा 1 से, वो 2 3 4 वो डिपेंड करेगा कौन सी स्पीशीज है। अपॉन एन ए नॉट, एन क्या है फिर से वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ए नॉट बोहर रेडियस की पावर, इसकी पूरे की पावर कितना l प्लस 3/2, l क्या था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इंटू r रेज टू द पावर l e रेज टू द पावर माइनस ZR अपॉन ए नॉट। कभी कभी हमको फंक्शन दे देता है और उससे हमको n और l की वैल्यू को डिटरमाइन करवाता है, तो इसलिए ये वाला जो चीज़ है ये वाला और ये वाला हमें मेन तो इन दो को याद रखना है। ठीक है, इन दोनों से ही हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगा। n और l की हमें रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन दे दिया है और उसने उसके लिए n और l की वैल्यू पूछा है, तो n और l की वैल्यू को हम इससे इन दो के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो उस वेव फंक्शन में देखो मल्टीप्लाई की फॉर्म में r की कितनी पावर है, तो जितनी पावर होगी वो हमें l की वैल्यू देगा। दूसरा e रेज़ टू द पावर माइनस ZR अपॉन ए नॉट के साथ यहाँ पर कितना है n, ये हमको n की वैल्यू बताएगा। तो हमें पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, वेव फंक्शन में से ये ढूंढ लो बस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इससे हमको n और l की वैल्यू को पता चल जाएगा। अगर हम अब इसमें से आगे क्या है ये n प्लस l 12 प्लस 1 2ZR अपॉन एन ए नॉट, इस पूरे को हम बोलते हैं एसोसिएटेड लेग्यूरे फंक्शन या एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसमें से अगर हम n प्लस l को मान लें r प्राइम, ठीक है, ये कांस्टेंट है, n और l को दोनों को मिलाकर जो आएगा वो r प्राइम, r इसलिए नहीं लिया क्योंकि r तो पहले ले चुका है रेडियस के लिए, तो इन दोनों का जो सम आएगा हमने इसको r प्राइम मान लिया। उधर 12 प्लस 1 इसको हमने s मान लिया। ठीक है, 2ZR अपॉन एन ए नॉट इसको हमने रो मान लिया। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए इसका वैल्यू को ये वाला फॉर्मूला होता है l r प्राइम s रो इक्वल्स टू n प्लस l की जगह r प्राइम, 12 प्लस 1 की जगह s और 2ZR अपॉन एन ए नॉट की जगह रो इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है d/d रो, ये है आपका ऑपरेटर, किसका रो का ऑपरेटर, उसकी पावर कितनी बार ऑपरेट करेगा जितना हमारा s का वैल्यू आएगा। s का वैल्यू कैसे मिलेगा 12 प्लस 1 से मिलेगा। l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू रखो, वहाँ से 12 प्लस 1 का वैल्यू निकालो, वो हमारा s बन जाएगा, उतनी बार ये आपका ऑपरेटर ऑपरेट करेगा आगे वाली टर्म्स को। फिर आगे e रेज़ टू द पावर रो, फिर d/d रो रेस, ये कितनी, ये भी एक ऑपरेटर है रो का ही, कितनी बार ऑपरेट करेगा, जो r प्राइम का वैल्यू आएगा। r प्राइम कैसे मिलेगा n प्लस l की वैल्यू से। ठीक है, आगे ब्रैकेट में रो रेज़ टू द पावर r प्राइम e रेज़ टू द पावर माइनस रो। ठीक है, अब हमें आगे हाइड्रोजन एटम के 1s का वेव फंक्शन निकालना है। वेव फंक्शन के लिए निकालने के लिए हमको RNL चाहिए, थीटा फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए और फाई और फंक्शन ऑफ फाई चाहिए, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और रेडियल पार्ट ऑफ वेव। तो रेडियल पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें n और l की वैल्यू को, तो हमने अभी 1s लिया, 1s के लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0। ठीक है, तो हमें इसमें वैल्यू को रखना पड़ेगा, पर उससे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू एसोसिएटेड लेग्यूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है हमको। और हमने कह दिया कि n प्लस l 1s का केस है, 1s के लिए n का वैल्यू 1 होता है, s का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से हमने r प्राइम, जिसका वैल्यू क्या था r प्राइम का n प्लस l, तो 1 n का वैल्यू प्लस l 0, 1 प्लस 0 से 1 आ गया, r प्राइम तो ये आया। 12 प्लस 1 को हमने s बोला था, l का वैल्यू हमने कहा s के लिए 1s के लिए l का वैल्यू 0, l क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, 2 इंटू 0 प्लस 1 से ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। l r प्राइम की जगह 1, s की जगह भी 1, ठीक है, रो की जगह रो, d/d रो, s की जगह फिर से 1, e की पावर रो, फिर d/d रो, ये पावर कितना आएगा r प्राइम का वैल्यू 1, फिर रो की पावर r प्राइम वो भी 1, तो रो बचा सिर्फ, e की पावर माइनस रो वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले ऑपरेटर से इनको ऑपरेट कराते हैं, ये पावर फंक्शन की फॉर्म में है, पहला फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में हो गया। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज रो, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो ये मिलेगा -1 इंटू
ई रेज टू द पावर माइनस रो, इसका डिफरेंशियल करने पर डी बाई डी रो से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे -1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस रो मिलेगा। ठीक है, तो माइनस रो तो पहले था, -1 को मल्टीप्लाई करके माइनस रो आ गया, माइनस रो ई की पावर माइनस रो, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल करके ये मिल गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ई की पावर माइनस रो एज इट इज, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी रो ऑफ रो, ये आपका 1 होता है और 1 को हमने नहीं लिखा, बस 1 को तो चाहे लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। अब इस वाले ई की पावर रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ई की पावर रो इंटू माइनस रो इंटू ई की पावर माइनस रो, तो ई की पावर प्लस रो, ई की पावर माइनस करो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ई की पावर 0 देगा, और ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस रो बचेगा, सिर्फ इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो माइनस रो आएगा, फिर इसी की पावर प्लस रो के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ई की पावर 0 आएगा, और ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से हमको माइनस रो प्लस 1 मिला। जब हम डी बाई डी रो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस रो को डी बाई डी रो से, तो ये -1 देगा, और डी बाई डी रो ऑफ 1 वो 0 आ जाएगा, तो -1 प्लस 0 से सिर्फ -1 मिलेगा। तो ये जो हमारा ये वाला वैल्यू था, इसका वैल्यू 1s के लिए कितना आया -1। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते ताकि हमको एनएल क्या है 1s के लिए 1 और 0, तो मैंने इसको R1s को R10 भी लिख सकता हूँ। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया, माइनस n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1s के लिए 0, फिर -1, फिर फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n था, n की जगह 1, फिर n प्लस l 1 प्लस 0, फिर फैक्टोरियल की होल की पावर 3 की पावर 1/2, 2 इंटू हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर z का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू a0, n का वैल्यू 1 है ना, इसलिए 1 इंटू a0 की पावर l प्लस 3/2, और l का वैल्यू 1s के लिए 0, तो 0 प्लस 3/2 से क्या मिलेगा, फिर से 3/2, r की पावर l, और l का वैल्यू हमने क्या कहा 0, तो r की पावर 0, e की पावर माइनस z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो z का वैल्यू 1 हो गया इंटू r, ई की पावर -r, नीचे n का वैल्यू 1 है a0, 1 इंटू a0 को e की पावर -r अपॉन a0, इसका वैल्यू निकाला 1s के लिए कितना -1, माइनस साइन ये है, माइनस साइन यहाँ से प्लस का हो गया, यहाँ से क्या बचा 1 -0 -1 0, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 0 1 का फैक्टोरियल 1 की पावर 3 वो भी 1, तो यहाँ से क्या मिला सिर्फ 2 बचा, पूरे की पावर क्या है 1/2, यहाँ से 2 इंटू 1 से 2 अपॉन a0 की पावर 3/2, e की पावर माइनस r अपॉन a0 आया, क्यों, क्योंकि r की पावर 0, ये तो हमको 1 दे दिया इसने, और 1 को तो नहीं लिख रहे हम, ठीक है। तो हमको R1s या R10 इसका वैल्यू क्या मिला, नीचे 2 की पावर 1/2 है, यहाँ 2 की पावर 3/2 है, तो ऊपर की साइड 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, और नीचे a0 की पावर 3/2 बचेगा, तो 2 अपॉन a0 की पावर 3/2, e की पावर माइनस r अपॉन a0। तो इसका रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन आ गया हाइड्रोजन एटम के 1s के लिए, ओके। तो अभी हमने रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन किया, ये था उसका एक्सप्रेशन। इसमें भी हमने कहा था सिर्फ आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है और ये वाला, क्योंकि हमें वेव फंक्शन दे देता है कभी रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और उससे हमारा n और l का वैल्यू पूछता है, तो यहाँ जो a0 के साथ जो भी वैल्यू नंबर होगा वो हमारा n की वैल्यू को बताएगा, और ये जो आपका r की पावर में होगा, r की पावर 1 लिखा है आपका रेडियल पार्ट में, तो l इक्वल टू 1, r की पावर 2 लिखा है रेडियल पार्ट में, तो l इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमको l और n की वैल्यू को निकालने में इससे हेल्प मिल जाएगा। तो इसमें आपको सारे पर फोकस नहीं रखना है, बस सिर्फ इन 2 पर फोकस रखना है, इसी से हमको n और l की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 1s के लिए हमने हाइड्रोजन एटम में जो 1s है उसके लिए n इक्वल टू 1 होता है और l इक्वल टू 0 होता है, उसके लिए z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू 1 होता है। तो जब हमने इसका भी अभी निकाला, हमने इसका पूरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो इससे हमारा R1s या R10 इसका वैल्यू हमारा 2 अपॉन a0 रेज़ टू द पावर 3/2 e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन a0 आया, ठीक है। अब हम आते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट में भी हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक थीटा lm थीटा और एक फाई m फाई, दो, ठीक है। तो थीटा lm थीटा ये है और फाई m फाई हमारा ये है। थीटा lm थीटा का जो वैल्यू आता है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से, वो ये आता है 12 + 1 l माइनस
एब्सोल्यूट एम, इसको एब्सोल्यूट एम भी बोलते हैं, मॉडुलस एम भी बोलते हैं, तो आपको जो ठीक लगे वो बोल सकते हो आप। एल माइनस एब्सोल्यूट एम फैक्टोरियल अपॉन 2 एल प्लस मॉडुलस एम या एब्सोल्यूट एम फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/2 पी एल एम कॉस थीटा। ठीक है, पी एल एम कॉस थीटा को हम एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और इसका निकालने का एक्सप्रेशन ये होता है 1/2 रेज टू द पावर एल इंटू एल फैक्टोरियल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर मॉडुलस एम बाई 2 डी बाई डी कोस थीटा। ये कोस थीटा का डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, वो कितनी बार ऑपरेट करेगा, जितनी हमारी एल प्लस एम का वैल्यू आएगा। एल प्लस एम, एम भी कौन सा है, एब्सोल्यूट एम या मॉडुलस एम। एल प्लस एम कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रेज टू द पावर एल, ये हमारा पी एल एम कॉस थीटा निकालने का वैल्यू है। अभी हमें 1s का एक टोटल वेव फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए हमको थीटा एल एम थीटा भी 1s के लिए निकालने की उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, m का वैल्यू भी 0 होता है। 1s के लिए n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी 0 होता है। तो हमने उसकी वैल्यू से यहाँ इसकी सब्स्टिट्यूट किया इस वाले एक्सप्रेशन में, तो p l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0, cos थीटा इक्वल टू 1/2 l की पावर 2 की पावर l था, l का वैल्यू है 0 तो 2 की पावर 0 इंटू l फैक्टोरियल की जगह 0 फैक्टोरियल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एब्सोल्यूट m बाई 2 होना था, m का वैल्यू है 0, 0/2 0 आएगा, डी बाई डी कोस थीटा एल प्लस एम आना था, 0 प्लस 0 दैट इज 0, डी बाई डी कोस थीटा कितने बार ऑपरेट करेगा, 0 टाइम्स की पावर 0, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की पावर एल था, एल भी 0 है, तो यहाँ से किसी की पावर 0 1, यहाँ भी इसकी पावर 0 1, यहाँ पर भी इसकी पावर 0 1, और यहाँ 1/2 की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल वो भी 1, तो इस पूरे से हमको ये वैल्यू 1 मिलेगा। ओके, अब हम इस पर आते हैं, थीटा एल एम थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ से रख देते हैं जी, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, थीटा, तो 2 इंटू एल प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए 1, फिर एल माइनस मॉडुलस एम वो बनेगा 0 माइनस 0 फैक्टोरियल अपॉन 2 0 प्लस 0 फैक्टोरियल की पावर 1/2 पी एल एम की जगह पी 0 0 कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, ऊपर से 1 0 माइनस 0 दैट इज 0, 0 का फैक्टोरियल 1, फिर अपॉन 2 0 प्लस 0 का फैक्टोरियल फिर 1 की पावर 1/2, तो ये मिलेगा हमको 1/2 रेज टू द पावर 1/2। तो थीटा एल एम थीटा का वैल्यू किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के 1s के लिए ये आया। अब आते हैं फाई एम फाई, दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन क्या है, एक तो थीटा एल एम थीटा था, दूसरा है फाई एम फाई, फाई का फंक्शन। तो 1/√2 पाई इसका वैल्यू हमारा ये आता है, 1/√2 पाई ई रेज टू द पावर आई एम फाई। एम की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बराबर, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। फॉर 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के 1s के लिए इसका वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू तो 1s के लिए क्या होता है आपका, m का वैल्यू 0 होता है, तो e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 हमारा कितना होता है 1, तो ये हमारा 505 का वैल्यू 1/√2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों ही एंगुलर वेव फंक्शन को ऐड कर दें, मींस थीटा एल एम थीटा और फाई एम फाई इंटू फाई एम फाई, तब हम इसको बोलते हैं वाई एल एम थीटा फाई, ये तब हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो थीटा एल एम थीटा का वैल्यू कितना था, वाई एल एम थीटा फाई, ये बन जाएगा थीटा एल एम थीटा ये था 12 प्लस 1 एल माइनस मॉडुलस एम, 2l प्लस 1 एल माइनस एब्सोल्यूट एम या मॉडुलस एम फैक्टोरियल अपॉन 2l प्लस एब्सोल्यूट एम फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/2 होना था, और दूसरा फाई एम फाई से भी क्या है आपका 1/2 पाई आना था, तो 2 यहाँ से है वो भी 1/2, और ये 1/2 पाई ये भी क्या हो जाएगा 1/2, तो मैं यहाँ सीधा 4 पाई लिख सकता हूँ, 2 पाई वहाँ से आ गया, 2 यहाँ है, दोनों की पावर 1/2 है। ठीक है, 1/4 पाई। आगे ये वाला पार्ट बचा हुआ है अभी हमारा पी एल एम कोस थीटा, और इसका ये वाला पार्ट बचा हुआ है ई रेज टू द पावर आई एम फाई।
तो इससे हमारा वाई एल एम थीटा फाई का वैल्यू ही आया। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन निकालना है। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन एटम के लिए पूरे का अगर मैं वैल्यू निकालूं, इतने का वैल्यू निकाला था हमने थीटा एल एम थीटा का, कितना आया था वैल्यू यहाँ से देखो 1/2 पाई। फाई एम फाई का हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला 1/√2 पाई। तो इन दोनों को अगर हम लिखें, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू भी 0, थीटा फाई हाइड्रोजन एटम के लिए 1/, यहाँ से कितना आता है 1/2 की पावर 1/2, ये क्या है 1/2 पाई की पावर 1/2, तो 1/4 पाई की पावर 1/2 आ जाएगा। किसके लिए? फॉर 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम के लिए RNL या R1s वो हमारा ये था, हाइड्रोजन एटम के लिए पीछे निकाला था हमने। तो अगर मैं टोटल वेव फंक्शन निकालूं, टोटल वेव फंक्शन क्या होता है? एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन और एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो साई 1s किसके लिए? एक साई टोटल भी है, साई टोटल ये क्या आएगा 1s के लिए? 1s के लिए आएगा ये RNL फंक्शन ऑफ R इंटू YLM थीटा फाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा टोटल वेव फंक्शन कहलाता है। तो 1s के लिए RNL का वैल्यू कितना था? 2/A0 रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस R/A0 इंटू YLM थीटा फाई का वैल्यू 1s के लिए कितना था? 1/4 पाई रेज टू द पावर 1/2, ये आया था जी। देखिए जी, इस 4 को भी आप अगर रूट के बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? ये है 2 की पावर 1 और यहाँ पर हमारा 4 को हमने किया 2 की फॉर्म में बाहर, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। तो साई 1s का जो वैल्यू मिलेगा बस सिर्फ रूट के अंदर पाई रह जाएगा और इधर A0 की पावर 3/2 आ जाएगा, e की पावर माइनस। तो साई 1s 1/रूट पाई A0 रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस R/A0, ये हमारा इसका टोटल वेव फंक्शंस आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम साइड 2s निकालना चाहें, सब कुछ ऐसे ही RNL का वैल्यू निकालेंगे, YLM थीटा फाई या थीटा LM थीटा फाई M फाई का वैल्यू निकालेंगे। तो साइड 2s का जो वैल्यूज आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/32 पाई, फिर A0 रेज टू द पावर 3/2 2 माइनस R/A0 इंटू e की पावर माइनस R/A0, ये हमारा वेव फंक्शन हो गया 2s के लिए, 2s से ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के 2s का। इसमें जो ये वाला वैल्यूज होता है हमारा, ये वैल्यू हमको क्या बताता है? कांस्टेंट माइनस R वाली टर्म्स जो होती है, कांस्टेंट माइनस R, ये जितनी भी टर्म्स होंगी हमारे किसी भी वेव फंक्शन में, वो टर्म्स हमको क्या बताएगी? नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये नंबर ऑफ रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पे 2A0 R/2A0। हमने कहा था कि A0 के साथ जितने भी आपकी नंबर्स होते हैं वही हमको क्या बताते हैं? किसकी? n की वैल्यू को बताता है। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इक्वल टू यहाँ पे 2 है, क्योंकि क्या है यहाँ पर NA0 की जगह यहाँ पर 2A0 है। यहाँ पर देखिए NA0 आना था जनरल एक्सप्रेशन में और यहाँ क्या है 2A0, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 आएगा। ठीक है, तब हम आते हैं प्लॉट ऑफ RNL वर्सेस R। ठीक है, RNL का हमने एक्सप्रेशन ये पढ़ा था और फिर उसमें भी हमने कहा था कि सिर्फ हमारी ये 2 चीज हमारी ज्यादा काम की है, आपको इनको ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले 1s का ग्राफ। 1s के लिए हम क्या करेंगे? 1s में ये वाला टर्म्स होगा, क्योंकि s के लिए तो l इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी r की पावर 0, r की पावर 0 मतलब 1, तो ये वाली टर्म्स हो गई नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म्स आपका एग्जिस्ट करेगा और बाकी जो कांस्टेंट आएंगे वो रहेंगे आपका। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स नहीं है, तो जब हम न्यूक्लियस से उसकी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखेंगे तो तब क्या होगा? हमारा r का वैल्यू न्यूक्लियस पर 0 होगा, r इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाला e का पार्ट है हमारा, ये e की पावर 0 हो जाएगा। e की पावर 0 मतलब
1 हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर आएगा, 0 तो नहीं आएगा। जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं r इक्वल टू 0 पर, तब ये वाला वैल्यू 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो तब पूरा वैल्यू 0 नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर आपका r वाली टर्म से आता r इक्वल टू तुम 0 रखते तो 0 का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, पूरे को 0 कर देता। पर यहाँ पर ये वाला टर्म तो है ही नहीं। s के केस में जितने भी s होंगे 1s 2s 3s 4s सभी में ये वाला टर्म्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, इसकी पावर तो 0 हो जाएगा। 1s के लिए l इक्वल टू, या 2s के लिए 3s के लिए l इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बस यहाँ जो r एग्जिस्ट करेगा वो e की पावर माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जब तुम r इक्वल टू 0 करोगे e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया आपका, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। 0 मतलब 0 नहीं होगा, 1 आएगा। किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से 1 आएगा, बाकी चीजें भी इससे भी वैल्यू मिलेगा। तो इससे आपका क्या है, RNL 0 नहीं आएगा जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब न्यूक्लियस पर। तो जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, RNL अब आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियली। क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस में बढ़ रहा है। e की पावर माइनस का मतलब है कि वो चीज एक्सपोनेंशियली घट रही है, तो ये घटने लगा। अभी यहाँ 0 पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये क्या है, और कहीं तो r आ नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर कहीं जब आपके माइनस का इनफाइनाइट हो जाता है तब 0 होता है, और e की पावर माइनस का इनफाइनाइट पर 0 होने का मतलब जब तब पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये कहीं इनफाइनाइट पर मिलेगा, इसलिए हम इसको बढ़ाते चले गए, यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। दूसरा, अगर यहाँ कहीं कट कर जाता तो उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट से पहले, न्यूक्लियस से बाद। जब r इक्वल टू 0 लिया तुमने ओरिजिन, उसके बाद अगर बीच में कहीं फंक्शन 0 आता है तो हम उसको नोड बोलते हैं। फंक्शन हमारा रेडियल फंक्शन है, तो उस नोड को हम बोलते हैं रेडियल नोड। और रेडियल नोड जो होता है वो होता है n माइनस l माइनस 1, इसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, n माइनस l माइनस 1 को। तो अगर हमने 1s का केस लिया, 1s के केस में n इक्वल टू कितना होगा, n माइनस l माइनस 1, ये रेडियल नोड होगा। n का वैल्यू 1s में 1, l का वैल्यू 1s के लिए 0, माइनस 1, 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा। तो रेडियल नोड 0, अगर रेडियल नोड का कुछ वैल्यू आता तो वो यहाँ पे कट करता और इसको 0 कर देता। तो वो पॉइंट नोड कहलाता है जहाँ पर हमारा फंक्शन 0 हो जाता है, वहाँ पर फंक्शन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1s में कोई फंक्शन नहीं आया और ये ऐसे ऊपर से नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हुआ। दूसरा 2s में भी क्या है आपका, ये वाला टर्म तो 2s में भी नहीं आएगा, ये वाला टर्म 2s में नहीं आएगा। तो जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे न्यूक्लियस वाला केस, उस टाइम पर ये नहीं है, तो इसलिए ये वाला टर्म अभी भी एग्जिस्ट करेगा और वो e की पावर में है। e की पावर तुम 0 कर दोगे, r इक्वल टू 0 रखोगे तो ये नॉन जीरो वैल्यू देगा। e की पावर 0 का मतलब 1 आएगा और उसके साथ कांस्टेंट टर्म्स भी हैं। ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा। तो इसलिए 1s 2s 3s सारे के सारे फंक्शन जितने भी s वाले हैं वो सब ऊपर से स्टार्ट होंगे, ना कि 0 से। जब तुम r इक्वल टू 0 रखोगे तब RNL का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। दूसरा, अब आते हैं नोड पर। रेडियल नोड हमने पढ़ा था कि क्या होता है, n माइनस l। तो जब 2s की बात करेंगे, n इक्वल टू 2, s के लिए l इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे n माइनस l माइनस 1 में, 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1, तो एक रेडियल नोड आएगा। तो इसलिए फंक्शन डिक्रीज होगा, फिर 0 होगा। इसी जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है इसी को हम रेडियल नोड बोलते हैं, रेडियल नोड। उसके बाद फिर मिनिमम पर जाएगा, फिर 0 की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा, पर अब इस बार इनफाइनाइट पर, अब इनफाइनाइट पर जाकर मीट करेगा। और कोई, क्योंकि एक ही रेडियल नोड है, बस एक ही जगह 0 हो सकता था, बाकी इसके बाद तो वो सीधा इनफाइनाइट पर ही 0 आएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा 2p। 1s हो गया, 2s हो गया, अब 2p। 2p के केस में n का वैल्यू क्या है 2, p के लिए l इक्वल टू कितना होता है 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 तो 0। इसमें भी कोई रेडियल नोड नहीं आएगा। पर 2p के लिए l इक्वल टू क्या है 1, अब ये वाला टर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, r की पावर 1, और जब तुम r इक्वल टू 0 रखोगे, ये वाला टर्म भले ही 0 ना हुआ हो, e की पावर 0 से 1 मिला होगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 हो गया ना, यहाँ पर r का पावर 1 है, यानी कि r है, r एग्जिस्ट कर रहा है। और जब तुम r इक्वल टू 0 रखोगे न्यूक्लियस के केस में, तो तब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे तो RNL वर्सेस r किसके लिए, 2p के लिए, वो 0 से स्टार्ट होगा। जबकि 1s 2s या कोई भी s वाला 3s का 4s का 5s का किसी का भी आप ग्राफ लोगे RNL वर्सेस r का, वो सब नॉन जीरो से स्टार्ट होंगे, ऊपर से स्टार्ट होंगे। और जबकि 2p का
जिसके लिए भी एल का वैल्यू आएगा, जैसे पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल इक्वल टू 2, एफ के लिए एल इक्वल टू 3 ऐसे आएगा। तो जिनके लिए भी पी डी एफ इनमें से कोई सा भी 2p 3p 4p 5p या 3d 4d इनके लिए आपका एल का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगा। r इक्वल टू 0 पर वो 0 से स्टार्ट होगा। तो देखो 2p का भी देखो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से। रेडियल नोड कोई है नहीं, तो अभी ये कहीं इनफाइनाइट पर जाकर ही नीचे 0 आएगा, बाकी उससे पहले कभी नहीं आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हम 2p का हो गया, 3s का ग्राफ, 3s भी क्या है ऊपर से स्टार्ट होगा। रेडियल नोड कितने आएंगे, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, 3 माइनस 0 माइनस 1 दो रेडियल नोड आएंगे। वो नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मिनिमम पर गया, फिर 0 हुआ और फिर मैक्सिमम जाकर फिर इनफाइनाइट पर जाकर 0 आएगा। तो ये भी एक रेडियल नोड, ये भी एक रेडियल नोड, तो इसमें 2 रेडियल नोड आएंगे जी हमारे। ठीक है, 3s में। अब आते हैं हम 3s हो गया 3p। 3p के केस में क्या आएगा, 3p p आ गया ना, p के लिए भी हमारा क्या होगा, p के लिए भी हमारा l का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा और जब हम ग्राफ बनाएंगे r nl वर्सेस r का, तो तब किसकी बात करें हम, 3p की। 3p में n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, तो n माइनस l माइनस 1 जिसको हम रेडियल नोड बोलते हैं वो कितना आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 1, एक रेडियल नोड आएगा। p वाला केस है, ये r वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि p के लिए l इक्वल टू 1, तो क्या आएगा यहाँ से p के लिए, ये वाला टर्म जो बन जाएगा वो r की पावर 1 या ओनली r। और जब तुम r इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ 0 आ जाएगा, बाकी चाहे इधर कुछ भी आता रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए r इक्वल टू 0 पर r एंड l का वैल्यू भी 0 आएगा। जैसे जैसे तुम r की वैल्यू को बढ़ाओगे ये वाला टर्म एग्जिस्ट बढ़ता चला जाएगा, एक मैक्सिमम तक जाएगा, फिर क्योंकि एक रेडियल नोड आ रहा है अब ये 0 होना है जी, 0 तक आएगा। अब फिर अभी भी r बढ़ाते जा रहे हो, फिर मिनिमम पर जाएगा, लेकिन अब 0 नहीं होगा। अगर ये अब 0 हो जाता तो यानी कि इसका ऐसा तभी हो सकता है जब दूसरा भी एक और रेडियल नोड होता, लेकिन इसमें तो एक ही रेडियल नोड है, तो बस यहाँ पर तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, ये हुआ 3p का। 3p के बाद 3d का बना सकते हैं, r nl वर्सेस r। 3d में n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n माइनस l माइनस 1 जिसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, 3 माइनस 2 माइनस 1 तो 0, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं आएगा। ये भी l की वैल्यू आ रही है तो यहाँ से टर्म क्या बन जाएगी, इसके लिए r स्क्वायर वाली टर्म्स मिलेगी, और r की वैल्यू मिल रही है, जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 से स्टार्ट होगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कोई रेडियल नोड होगा नहीं, तो बस मैक्सिमम तक जाएगा और फिर वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होते होते इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरह से हमारा ये r एंड l वर्सेस r का ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो अब हम आते हैं एंगुलर नोड पर। इस एंगुलर नोड को हम प्लेनर नोड भी बोलते हैं। इसको एंगुलर नोड या प्लेनर नोड किसी भी ऑर्बिटल में किसके बराबर होता है, उसके लिए कितनी l की वैल्यू है। l मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे s वाला केस हुआ, ये हमारा s ऑर्बिटल है, इसके लिए हमारा l का वैल्यू 0 होता है, तो इसमें कोई प्लेनर नोड नहीं है। ठीक है ना, मीन्स सभी जगह आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। लेकिन जब हम p पर आते हैं, p में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस पॉइंट पर हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसमें एक आपका क्या हुआ, एक प्लेनर नोड हुआ, और प्लेनर नोड इक्वल्स टू आपका किसके बराबर आया, जितनी इसके लिए p है ना, ये आपका p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल के लिए हमारा l का वैल्यू कितना आता है, l का वैल्यू 1 आता है, एक प्लेनर नोड हुआ। ऐसे ये d ऑर्बिटल हुआ, d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 2, तो दैट इज 2 प्लेनर नोड। ऐसे ही हमारा f ऑर्बिटल हुआ, f ऑर्बिटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, l इक्वल टू 3, इसमें 3 प्लेनर नोड होते हैं। और किसी भी ऑर्बिटल में टोटल नोड जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 n-1 के बराबर होते हैं। एंगुलर नोड इक्वल्स टू l के बराबर होता है, रेडियल नोड अभी हमने कहा कि n-l-1 के बराबर आते हैं। ठीक है, और ये टोटल नोड का जो वैल्यूज आएगा उसका वैल्यूज हमारा टोटल नोड इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, इन दोनों के सम के बराबर आएगा, प्लस एंगुलर नोड। कैसे, रेडियल नोड आपने कहा n-l-1,
फिर प्लस एंगुलर नोड बोला एल, एल माइनस का एल प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल नोड कितने आएंगे n-1। ये हुआ हमारे टोटल नोड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2px ऑर्बिटल है, ये 2px में क्या होगा अगर मैं पूछूं टोटल नोड कितने आएंगे, टोटल नोड n का वैल्यू इसके लिए हमारा 2 है, p के लिए l इक्वल टू 1 होता है, सही है। टोटल नोड कितने आएंगे n-1 से 2-1, इतने टोटल नोड आएंगे, सही है। और अगर मैं पूछूं इसमें एंगुलर नोड कितने हैं, एंगुलर नोड p के लिए l इक्वल टू 1 होता है तो एंगुलर नोड भी 1। इसके लिए मैं रेडियल नोड पूछूं तो रेडियल नोड होते हैं n-l-1, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, -1 0, तो 2p में 0 रेडियल नोड होते हैं, कोई रेडियल नोड नहीं होता है, एक एंगुलर नोड होता है और टोटल नोड हमारे 2-1 दैट इज 1 नोड आएगा हमारे टोटल, सही है जी। तो ये हमारा क्या है आपका एंगुलर नोड वाला पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने अभी रेडियल नोड पढ़ा और एंगुलर नोड के बारे में पढ़ा हाइड्रोजन एटम में। अब हम आते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, RMP से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, वो रेडियस जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस RMP ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए हमने वेव फंक्शन अभी पीछे डराइव किया है। psi1s का वैल्यू होता है 1/√π a0 raised to the power 3/2 e raised to the power -r/a0, ठीक है। ये आपका सपोज करो कोई आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये आपका न्यूक्लियस है, वहां से वो r डिस्टेंस पर हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की हमको देखना है कि सपोज वो किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हमने छोटा सा एक माइन्यूट सी डिस्टेंस का हमने एक और शेल ले लिया जिसके में हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैक्सिमम होता है इस जगह इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे हमने लिखा क्वांटम मैकेनिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr। ये dr थिकनेस का आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ r + dr। तो बीच का जो थिकनेस है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, जहाँ जो कि मैक्सिमम होती है, वो आपका क्या dr थिकनेस का कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है pr dr, प्रोबेबिलिटी फंक्शन pr इंटू r का फंक्शन है तो हमने इसको कर दिया pr dr। ये क्या होता है psi d2, इसके बराबर आता है। यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हो आप, 0 to ∞ वाली लिमिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपका वो हाइड्रोजन एटम की लिमिट है, पर हमें तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से चाहिए, r से r + dr तक चाहिए, तो ये उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी चाहिए वहाँ की लिमिट हम उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया लिमिट को। psi d2, ठीक है। साई स्टार और साई दोनों ही हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट कहीं नहीं होता है, तो साई स्टार और साई दोनों सेम आता है, इसलिए मैंने इसको साई स्टार और साई को साई इंटू साई करके साई स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और d2 का वैल्यू हाइड्रोजन एटम में होता है d2 इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन एटम, पीछे हमने अभी पढ़ा था इसको, 4πr² dr होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट आता है वो 4πr² dr आता है। pr dr का वैल्यू कितना हुआ psi², d2 का वैल्यू हमने लिख दिया 4πr² dr, ठीक है। अब हम आते हैं इसके, अगर हम इसकी और इसके ऊपर वाले की कंपैरिजन करें, ये वाला इन दोनों की कंपैरिजन करें, तो dr इसमें भी है dr इसमें भी, तो pr की वैल्यू हमारा psi² 4πr² के इक्वल आ जाएगी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 4π psi² × r², ये हमारा pr का वैल्यू है। जब भी हमें किसी भी चीज़ का मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, क्योंकि कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और अगर हम उस फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू का हम एक फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें जिसका वो फंक्शन आ रहा है, अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, एक बार उसको डिफरेंशिएट कर दे तो उसका वैल्यू हमें 0 मिलता है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है। किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू वो भी एक फिक्स वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो उसका जो डिफरेंशियल होता है, ये हमारी कैलकुलस में हम मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशंस होती है।
तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया डी बाई डी आर ऑफ पी आर। इसका पी आर का वैल्यू हमने यहाँ से ये रख दिया और इसको इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, उस आर जो हमने जिसको हम बोल रहे कि आर क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पर होती है उस पर जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगा उसका उस मैक्सिमम वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से 4 को बाहर किया, डी बाई डी आर के अंडर में साई स्क्वायर डी आर आर स्क्वायर हो गया। साई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देखो, साई स्क्वायर दिया है 1/√पाई ए नॉट रेज टू द पावर 3/2 e की पावर माइनस के r अपॉन ए स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे साई का स्क्वायर 1/√पाई, रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, ए नॉट की पावर 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ए नॉट की पावर 3 हो जाएगा, e की पावर माइनस r अपॉन ए नॉट, e की पावर माइनस का 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/पाई ए नॉट की पावर 3 e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई कांस्टेंट है, बाहर किया, ए नॉट की पावर 3, ए नॉट होता है हमारा बहुत रेडियस, वो भी कांस्टेंट होता है, उसको भी बाहर किया, तो 1/पाई ए नॉट की पावर 3। अब डी बाई डी आर के अंडर में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक पावर फंक्शन, और हमारा ये आपका क्या है, एक रूल होता है मैथमेटिकल, आइलेट बोलते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंग पावर फंक्शन को हम पहले लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में लिखते हैं। तो इसलिए हमने पहले आर स्क्वायर को लिख दिया और e की पावर माइनस के 2r अपॉन ए नॉट को उसके बाद लिख दिया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब फिर से वही दो फंक्शन का डिफरेंशियल का रूल क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी बाई डी आर ऑफ e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस के 2r अपॉन ए नॉट एज इट इज, और डी बाई डी आर ऑफ फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर, उसका आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो 2r मिलेगा, तो मैंने इस 2r को पहले लिख दिया और ये सेकंड फंक्शन एज इट इज था उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब इसका जो डिफरेंशियल करोगे वो मिलेगा हमको माइनस के 2 अपॉन ए नॉट e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट, यहाँ से आया प्लस का 2r e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट। ठीक है, इसी माइनस के 2 अपॉन ए नॉट की मल्टीप्लाई भी आर स्क्वायर के साथ कर दिया, माइनस के 2 आर अपॉन, ये पाई से एक यहाँ पे पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से 4 अपॉन ए नॉट हमारा चली जाए ऊपर से। ठीक है, इस 4 अपॉन ए नॉट को भी हम चाहे तो इधर भेज दें, इक्वल के दूसरी साइड जाकर जब 0 के डिवाइड में जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो आपका 0 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ये यहाँ से इतने पार्ट का वैल्यूज आया हमारा सिर्फ कितना, आर स्क्वायर, ये वाला इतने का डिफरेंशियल करेंगे माइनस का 2 अपॉन ए नॉट e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट, अंदर वाला पार्ट बचा, बाहर वाला पार्ट तो 0 के साइड जाकर 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, माइनस का 2r स्क्वायर अपॉन ए नॉट e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट प्लस 2r e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों ही टर्म से 2r और e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने एक कॉमन ले लिया 2r e रेज टू द पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट। तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, एक तो माइनस का साइन बचेगा और 2 बाहर चला गया, ए नॉट बचेगा और r बचेगा, माइनस के r अपॉन ए नॉट बचेगा। इधर से ये वाला तो आपका कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर हो गया। इधर से क्या बचेगा, 2r भी बाहर हो गया, ए की पावर माइनस के, तो इधर से सिर्फ 1 बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो e की पावर माइनस के 2r अपॉन ए नॉट है, ये तो हमारे फंक्शन में था, ये वाला पार्ट तो फंक्शन से आया ना, एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो 0 हो नहीं सकता है, और ये पार्ट 0 नहीं होगा तो फिर ये वाला पार्ट 0, क्योंकि ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, ये तो 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन, क्योंकि ये तो फंक्शन का पार्ट है, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएगा फिर तो फंक्शन ही 0, फंक्शन ही 0, तो फिर तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, क्या डिटरमाइन कर रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, कुछ नहीं, पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो फिर कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट 0 होगा, तो क्या होगा, हमने ऐसे लिख दिया माइनस के r अपॉन ए नॉट प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस के r अपॉन ए नॉट को इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ, प्लस का r अपॉन ए नॉट बन जाएगा इक्वल टू 1 के आएगा, और r अपॉन ए नॉट, और यही r हमारा
मोस्ट प्रोबेबल रेडियस RMP कहलाएगा। अगर हमारी रेडियस 1 बोहर रेडियस A0 के बराबर होगी तो तब हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट के लिए 1s वाला जब केस लेंगे हम, तो उसमें A0 यानी कि 1 बोहर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ R निकालते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने पीछे डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें क्या था, जिसके भी हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है उसको हम साई स्टार और साई के बीच में रखकर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी लिमिट होता है उसका लिमिट लगाकर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिस्टम कौन है हमारा, सिस्टम हमारा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में जो लिमिट होती है वो 0 to infinity होती है। तो हमने साई स्टार और साई के बीच में R को रखा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट D2। और साई का जो वैल्यूज होता है 1/√π A0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस R/A0। हमें यही निकालना था, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दे रखा है हमें ये वाला। तो ये आया हमारा 1/√π A0 की पावर 3/2। साई स्टार और साई दोनों का वैल्यू हमारा सेम आता है हाइड्रोजन एटम के केस में, e⁻⁻ माइनस R/A0 इंटू R 1/√π A0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस के R/A0। ये साई का वैल्यू हो गया। और D2 का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के केस में कितना आता है 4πr² dr आता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ R ये यहाँ से देखिए 4π को भी बाहर किया, दूसरा 1/√π दोनों मल्टीप्लाई होकर पाई की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। A0 की पावर 3/2 A0 की पावर 3/2 ये आपका A0 की पावर 3 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। R इंटू R² ये R³ हो गया, e की पावर माइनस के 2R/A0 ये हो गया और इंटू dr इधर आ गया। ठीक है, अब ये हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया। डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है 0 to infinity x की पावर n e की पावर माइनस α x इंटू dx। अगर ये वाला फॉर्मूला होता है तो तब इसका ये होता है जितनी पावर होती है यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर n+1। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ बस हमारे पास R है, वहाँ x था, यहाँ R है, और वहाँ पे dx था, यहाँ dr है। तो बस ये क्या है, पावर कितना है n की पावर 3, n की पावर 3 किया हमने, और e की पावर माइनस R इसके साथ जो होता है ये हमारा अल्फा हो गया। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 2/A0। फिर से वही डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला, पावर फैक्टोरियल, जो इतनी पावर था उनका फैक्टोरियल 3 था पावर, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर n+1। अल्फा कितना है 2/A0, उसकी पावर n+1, n का वैल्यू कितना था 3, 3+1 मीन्स 4, तो 2/A0 की पावर 4 हो गया। इसको हमने आगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आगे 4/A0³ यहाँ पे आ गया। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, ये आपका 3 फैक्टोरियल होता है। 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, A0 की पावर 4, तो मैंने इसको लिख दिया 16/A0 की पावर 4। A0 की पावर 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो A0 की पावर 4 तो ऊपर चला जाएगा। 3 × 2 × 1 से 6 यहाँ से आ जाएगा, तो मैंने इसको 6 × A0 की पावर 4 कर दिया। 4/A0³ हमारा चल ही रहा है बाहर, और यहाँ से 16 आपका नीचे रह गया। अब क्या होगा, A0 की पावर 3 है, यहाँ A0 की पावर 4 है, तो A0 की पावर 1 यहाँ बच जाएगा। 4 से ये 16 को हम 4 टाइम्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 यहाँ से आ जाएगा 6/4 और A0 आ गया। 6 को भी 2 से अगर डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 A0 आ जाएगा। ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ R हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। और इसी को हम 3/2 को हम 1.5 A0 भी कह सकते हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ R = 1.5 A0। और ये क्वेश्चन हमारा CSIR जून 2012 में पूछा गया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ R कितना होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। इस तरह से हमारा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।